हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की पहली दो एक्सरसाइजेज हमने ख़त्म कर ली थी, और ये जो तीसरी एक्सरसाइज है 16.3 वो भी हमने काफ़ी सारे उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज है 12th क्वेश्चन की बारी। 12th क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज़ आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। फर्स्ट पार्ट में कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं और सेकंड पार्ट में कुछ अलग प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं। तो मैं ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा तुमको स्टूडेंट्स, कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ का क्वेश्चन है, ये हमारे जो एक्सियम्स हैं, कोलमोगोरोव द्वारा दिए हुए एक्सियम, उनमें से एक एक्सियम पर आधारित है। मैं तुम्हें लिख के दिखाऊंगा, वो एक्सियम तुम्हें शायद याद हो। मैंने कराया था P ऑफ A यूनियन B, दो इवेंट्स के यूनियन की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। एक तो ये एक्सियम, इस पर आने वाले हैं सारे क्वेश्चन अब। और दूसरी बात ये कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है, यानी A और B इकट्ठे हो रहे हैं, वो हमेशा छोटी रहेगी प्रोबेबिलिटी A इवेंट से और प्रोबेबिलिटी ऑफ B इवेंट से। हमेशा ये ट्रू रहेगी बात, क्योंकि जिस तरह से तुम्हारे पास दो सेट हैं A और B, तुमने उसका इंटरसेक्शन कर लिया, तो तुम सब जानते हो स्टूडेंट्स कि इंटरसेक्शन में A या B, अगर A की बात करें तो A से कम ही एलिमेंट्स रहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा A के बराबर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन A से ज़्यादा एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में तो नहीं हो सकते ना। इसी तरह से क्योंकि एलिमेंट्स के आधार पे हम प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि A के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा इंटरसेक्शन से छोटी या बड़ी रहेगी, और ऐसे ही B के साथ। तो ये तीन रिजल्ट्स हैं हमारे पास जो हम यूज़ करेंगे। तो देखो, अब ये फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन में हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया। गिवन P ऑफ A इज इक्वल टू 0.5 कॉमा P ऑफ B इज इक्वल टू 0.7 कॉमा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.6। तो बताओ ये ठीक है कि गलत? देखो, P ऑफ A जो है वो 0.5 है, और A इंटरसेक्शन भी उससे ज़्यादा कैसे हो सकती है? हेयर P ऑफ A is less than probability of A intersection B, which is wrong या absurd या जैसे incorrect, जो भी कह सकते हो, तुम कह सकते हो कि ये गलत है, because P of A is greater than or equal to P of A intersection B। ये होना चाहिए, जबकि ये आ रहा है रिजल्ट। तो जब रिजल्ट खराब आ रहा है तो हमको जो दिया हुआ डाटा था वो भी गलत था। तो अब हम कहेंगे हेंस, अब यहीं से उठा लो लाइन, प्रोबेबिलिटीज आर इनकंसिस्टेंट। प्रोबेबिलिटीज आर नॉट कंसिस्टेंट, कह दो नॉट कंसिस्टेंट। बड़ी सीधी बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड पार्ट देखो, क्या लगता है तुमको? प्रोबेबिलिटी ऑफ A और प्रोबेबिलिटी ऑफ B और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, ये हमें बता रखी है।
तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि यूनियन में तो इन दोनों से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो सकती है। जैसे कि अगर मैं इसके लिए ये बताना चाहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ऑफ ए रहेगी, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स भी आ गए जो बी में हैं और इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से भी ज़्यादा ही रहेगी। और दूसरी बात ये कि हम एक और एक्सियम टेस्ट करेंगे, वो पॉजिटिव आना चाहिए। वो पॉजिटिव आया तो हमारी बात बिल्कुल सेट बैठ जाएगी। तो हम अब सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.8। तुम सबसे पहले कहोगे फर्स्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, विच इज करेक्ट। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली छोटी है इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। वैसे इक्वलिटी का साइन हम जनरली लगा देते होते हैं। पहली बात तो ये करेक्ट हो गई। दूसरी बात, ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले के तहत प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो माइनस में नहीं आनी चाहिए, हमें पता है। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, विच इम्प्लाइज 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.4 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इसको इस तरफ ले आओ, 0.8 को इस तरफ ले आओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.9, ये दो प्लस करके 0.9 आ गया, माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.1, ये आ गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, विच इज एक्सेप्टेबल। ये एक्सेप्ट किया जा सकता है क्योंकि ना तो ये प्रोबेबिलिटी नेगेटिव आई और ना ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी से ग्रेटर देन हो गई, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो तुम कहोगे हेंस दीज प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंट। तो इस तरह से हमने साबित किया कि ये प्रोबेबिलिटीज कंसिस्टेंट हैं। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 13। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। तो जो एक्सियम का मैं जिक्र कर रहा था पिछले क्वेश्चन में और अभी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, वही यहाँ पर हम यूज़ करके ये ब्लैंक्स भरेंगे। हर एक पार्ट में इन चारों में से कोई एक ब्लैंक खाली है और वो हम कौन से फॉर्मूले से देखेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फाइंड कर लेंगे। वेरी इजी। तो ये तो पेज हो गया ख़त्म मेरा। अब मैं पेज पलटता हूँ और फिर इसके आंसर तक हम चलते हैं। तो पहला पार्ट मैंने ऐसे लिखा, सोल्यूशन स्टार्ट किया। फर्स्ट पार्ट गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 1/15 है। स्टूडेंट्स मैंने गलती से 5 लिख दिया, 1/15। तो ब्लैंक किसके नीचे दिया हुआ है? ब्लैंक दिया हुआ है पी ऑफ ए यूनियन बी के नीचे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट। हम जो फॉर्मूला यूज़ करने वाले होते हैं हमें वो पता होता है, उससे पहले हम ये लिखते हैं वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो ये तीनों ही वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दो
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15। तो 15 आ गया एलसीएम, 3, 5, 15 का 15 एलसीएम आएगा। 1/3 की जगह क्या आएगा 5, प्लस 1/5 की जगह क्या आएगा 3, और 1/15 की जगह क्या आएगा 1। तो 8 माइनस 1 यानी 7, 7/15। तो ये आंसर आ गया। तो वो ब्लैंक में क्या लिख देना है तुमने 7/15। आंसर इज हेयर। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है P ऑफ A 0.35, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.25 और P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.6 हमें ये दिया हुआ है। तो हम फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे। we know that probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। तो यहाँ से वैल्यूज पुट करो। ये 0.6 है probability of A union B, probability of A 0.35 प्लस probability of B के नीचे ब्लैंक था माइनस 0.25। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को इधर ले आए, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.35 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 0.1 माइनस 0.6, ये 0.6 उधर चला गया। तो हमारे पास क्या आ गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस 0.5। तो माइनस से माइनस कैंसल और हमारे पास आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला बिल्कुल इसी तरह तुम थर्ड पार्ट भी अपने आप कर सकते हो। और मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। गिवन P ऑफ A इज इक्वल टू 3/5 एंड P ऑफ B इज इक्वल टू 1/5, फाइंड P ऑफ A और B इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन P ऑफ A इज इक्वल टू 3/5 कॉमा P ऑफ B इज इक्वल टू 1/5, और हमने ये भी लिखना है ऑल्सो A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव इवेंट्स होने की वजह से क्या होगा, विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B जो है वो 0 हो जाएगी। हमें पता होना चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कभी भी इकट्ठे पॉसिबल नहीं होते। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ऑल्सो P ऑफ A और B इज इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। ये पता होना चाहिए हमको कि और का मतलब यूनियन होता है। तो P ऑफ A और B क्या बन गया, ये बन गया P ऑफ A प्लस P ऑफ B, क्योंकि P ऑफ A इंटरसेक्शन B तो 0 है, ये खत्म हो गया। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे 3/5 प्लस 1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया 4/5। तो वेरी इजी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। लेकिन कई बार ये 11th के फाइनल पेपर में क्वेश्चन आ जाया करता है। तो अब मुझे लगता है बहुत इजी था, कोई खास एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, समझ आ गया होगा। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ E एंड F आर इवेंट्स सच दैट P ऑफ E इज़ 1/4, P ऑफ F इज़ 1/2 एंड P ऑफ A एंड F इज़ 1/8, फाइंड P ऑफ E और F नॉट E एंड नॉट F। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले तो गिवन ही लिखना है। गिवन P ऑफ E इज इक्वल टू 1/4 कॉमा P ऑफ F
इज इक्वल टू 1/2 कॉमा P ऑफ E एंड F इज इक्वल टू 1/8। ये हमें दिया हुआ है। वी नो दैट, हम जो फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं वो क्या है, P ऑफ E और F इज इक्वल टू P ऑफ E प्लस P ऑफ F माइनस P ऑफ E एंड F। अब ये जो मैंने लिखा है वो किस नोटेशन में लिखा है, और एंड की नोटेशन में लिखा है, यूनियन इंटरसेक्शन की नोटेशन में नहीं लिखा। तो तुमको पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट्स कि एंड का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन होता है। तो ये हमने पता लगाना है फर्स्ट पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है, P ऑफ E और F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट की 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8। तो इसका 8 LCM आ गया 248 का। तो 1/4 की जगह क्या आएगा, ऑब्वियसली 2 आएगा, क्योंकि 1/4 जो है उसको हम LCM से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया। इसी तरह 1/2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो +4 हो गया, और यहाँ -1, तो ये कितना हो गया 6 - 1 5/8। तो हमारा आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट को ज़रा ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हमने क्या फाइंड आउट करना है, P ऑफ नॉट E एंड नॉट F। यहाँ पे तुम्हें यूज़ करना होगा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को मैं यहाँ रफ में लिख के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। डी मॉर्गन्स लॉ क्या था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट बराबर था A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के। तो इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन डी मॉर्गन्स लॉ की है, उस हिसाब से ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E और F। देखो ठीक है, जब नॉट कॉमन लिया तो यहाँ एंड की जगह और हो गया, जब कॉम्प्लीमेंट कॉमन लिया तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन हो जाता है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ का इस्तेमाल हमने किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ सेट पे ही अप्लाइड है, और ये भी सेट ही हैं E और F। हमने देखा ये इवेंट्स जो हैं वो हम सेट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वो लॉ जो है डी मॉर्गन्स लॉ इस पे भी अप्लाई होता है। और नॉट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F। नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी, नॉट ऑफ एन इवेंट, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। तो यहाँ पे इवेंट है E और F, वो सारा का सारा। तो नॉट क्योंकि कॉमन है, इवेंट एक हो गया, तो इसलिए हम 1 माइनस करके लिख सकते थे। यहाँ नहीं लिख सकते थे क्योंकि अलग अलग नॉट लगा हुआ था, यहाँ पे पूरे इवेंट के ऊपर नॉट लगा हुआ है। जैसे कि अलग अलग स्क्वायर और इकट्ठे स्क्वायर में फ़र्क होता है, ऐसे ही ये भी है। तो 1 माइनस P ऑफ E और F क्या था, देखो यहाँ हमने सॉल्व किया था 5/8। तो मैं अब रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E एंड नॉट F, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/8 आना था, 8 - 5 तो 3/8। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं कराऊंगा तुमको क्वेश्चन नंबर 16। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। Events E and F are such that P of not E or not F is equal to 0.25. State whether E and F are mutually exclusive. तो हमने चेक करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव E एंड F हैं कि नहीं हैं। तो हमने क्या किया, हमने बिल्कुल वही गिवन लिखा, P ऑफ नॉट E और नॉट F इज इक्वल टू 0.25। अब हमने किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, हमने इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है कि हमें पता चले P ऑफ E एंड F क्या आता है। अगर तो ये 0 आ गया फिर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ये 0 नहीं आया तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो
अब डी मॉर्गन्स लॉ दोबारा यहां लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पी ऑफ नॉट ई एंड एफ। देखो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने नॉट कॉमन लिया तो और का एंड बन गया, वहां पर नॉट कॉमन लेके एंड का और बन गया था। ये 0.25 है, रीजन लिख दो बाय डी मॉर्गन्स लॉ। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज इक्वल टू 0.25, क्योंकि नॉट है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए की जगह यहां ई एंड एफ पूरा का पूरा इवेंट है। तो यहां से हम साफ देख सकते हैं कि ई एंड एफ की प्रोबेबिलिटी, ये नंबर 0 तो नहीं आ सकता बिल्कुल भी, विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन तुम इसी फॉर्मूले से बहुत इजीली कर सकते हो, इतनी प्रैक्टिस तो तुम्हारी हो ही गई होगी अगर तुमने अच्छी तरह सिंसियर एफर्ट किया है। इसके बाद कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी बुक में, जो कि ना सिर्फ इस क्लास के फाइनल पेपर में आ सकते हैं, बल्कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें करने पड़ते हैं +2 क्लास में और फर्स्ट ईयर तक भी। तो वो मैं करवा रहा हूं, और एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल ही है तुम्हारा। तो एक तो एग्जाम्पल नंबर 15 तुमने खुद पढ़ना है और समझना है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और समझ लो, अब एक बात मैं याद कराना चाहता हूं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर की मदद से। अगर हमने n आइटम्स में से r आइटम्स सिलेक्ट करनी है, ऑब्वियसली यहाँ n जो है वो बड़ा ही होगा r से या बराबर होगा, तो कितने तरीकों से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, NCR तरीकों से। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। जैसे कि मैंने 10 बुक्स में से 2 बुक्स चूज करनी है अपने लिए, तो मैं 10C2 मेथड लगाऊंगा। और NCR का फॉर्मूला क्या होता है वो हम अब बार बार लगाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 15 में पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ भी आ जाएगा। तो ऐसा करो, सबसे पहले तो ये वीडियो यहीं पॉज कर दो, और पॉज करने से पहले एक चीज और समझ लो। NCR का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है इसका। और फैक्टोरियल क्या होता है तुम्हें पता ही होना चाहिए। अगर मैंने 3 फैक्टोरियल लिखना है मतलब 3 × 2 × 1, यानी जिस भी नेचुरल नंबर का मैं फैक्टोरियल लिखूंगा उस नंबर से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई। तो इतना मैंने बता दिया। अब तुमने करना ये है कि तुम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करो और एग्जाम्पल नंबर 15 को अच्छी तरह पढ़ो, और उसके बाद आगे का वीडियो देखना। तो आई थिंक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने मेरा वीडियो पॉज किया था और तुमने वो एग्जाम्पल अच्छी तरह पढ़ ली थी। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मिसलिनियस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 10 रेड मार्बल्स, 20 ब्लू मार्बल्स, 30 ग्रीन मार्बल्स, 5 marbles are drawn from the box. What is the probability that all will be blue? Second part, at least one will be green. तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले ये डाटा नोट करना है। डाटा क्या है? नंबर ऑफ रेड मार्बल्स 10, नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स 20, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स 30, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए, टोटल करो 60। तो अब हमने ये कहना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है क्या। रैंडम एक्सपेरिमेंट ये है कि हमने इन 60 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स ड्रॉ करने हैं। तो हम वो लिखेंगे 5 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब है बगैर देखे 60 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स एक एक करके हमने बगैर देखे निकाल लिए। ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है।
और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की देखनी है? फर्स्ट पार्ट, ऑल विल बी ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल विल बी ब्लू कैसे फाइंड आउट होगा? देखो, सारे ब्लू होने चाहिए, यानी कि 5 के 5 हमने कहाँ से सिलेक्ट करने हैं? इन 20 में से सिलेक्ट करने हैं। तो कितने आउटकम्स बन जाएंगे हमारे फेवरेबल? 20C5। और टोटल आउटकम्स क्या हैं? एक्चुअली हम 60 में से 5 सिलेक्ट कर रहे हैं ना, टोटल आउटकम्स तो ये हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। 60 मार्बल्स में से 5 सिलेक्ट करना, ये तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट ही था, तो ये तो टोटल आउटकम्स देगा हमें कि कितने तरीकों से हो सकता था। लेकिन हमारे फेवरेबल आउटकम्स उतने ही थे जितने इन 20 में से 5 मार्बल्स आते, तो फेवरेबल आउटकम्स 20C5 है। तो क्योंकि ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ देना है। सेकेंड पार्ट में क्या है? एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन, ये कैसे निकालें? ये ऐसे आएगा, अगर हम 1 में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ग्रीन मार्बल। देखो हमने क्या किया, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक तो मार्बल ग्रीन निकले, एक ग्रीन निकले, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, चाहे 5, सारे के सारे। लेकिन हमने यहाँ पे ये नहीं कहा कि एक भी ग्रीन ना निकले, सिर्फ यही एक केस रह गया हमारा। तो नो ग्रीन मार्बल अगर 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वही बात हो गई नॉट ए वाली, एक भी मार्बल ग्रीन नहीं निकला, ऐसा नहीं हो रहा है इस केस में, बिल्कुल इसके उलट हो रहा है कि कम से कम एक तो निकल ही रहा है। तो 1 माइनस ग्रीन मार्बल नहीं निकले, ठीक है, तो जो ग्रीन नहीं है उनको टोटल करो, नॉट ग्रीन मार्बल्स 30, 10 + 20 30 हो गया। तो 30C5 उन 30 मार्बल्स में से आएगा, तो नो ग्रीन मार्बल आएगा, और डिवाइड में टोटल आउटकम 60C5। तो ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade? यहाँ मैं रुक कर उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स को ये मेथड समझ नहीं आया। देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ये NCR की नोटेशन पता नहीं चली, तो इसका मतलब ये है कि तुमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर अभी तक नहीं किया। कोई बात नहीं, तुम ऐसा कर सकते हो कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर जब तुम कर लोगे, उसके बाद फिर ये वीडियो देखना और फिर तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तब तुम्हें ये बिल्कुल सपाट तरीके से बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो पानी की तरह दिमाग में ये बहेगा और बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। बस अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पहले तुमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर करना है, ख़ास तौर पे उसका कॉम्बिनेशन पार्ट, और फिर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन समझने ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ना सिर्फ इस क्लास में, अगली क्लास में, उससे अगली क्लास में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होते ही रहेंगे। तो चलो फटाफट मैं करके दिखाता हूँ ये क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले तो हमने ये बताना है कि हम कर क्या रहे हैं। 52 कार्ड्स हम जानते हैं कि क्या होते हैं। हमने लिखना है 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स, और हमें चाहिए क्या? 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, अब तुम जानते हो नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं? 13। और नंबर ऑफ स्पेड्स कितनी होती हैं? स्पेड्स भी 13 होती हैं। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड कैसे आएगा? देखो 13C3, 3 डायमंड 13 में से, मल्टीप्लाई 13C1, एक
स्पेड इन 13 में से, और डिवाइडेड बाय हम टोटल आउटकम कितने मानेंगे, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। ये है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 52C4, और इसको ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि अगेन ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन। अच्छा, इसी के साथ का तुमने वैसे क्वेश्चन नंबर 3 तुम अपने आप कर सकते हो, बहुत इजी है, और उसके बाद ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 5 तुमने करना है। तो मुझे लगता है उसके बाद जो क्वेश्चन तुम आराम से बाकी कर सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो, 6 हो, चाहे 8 हो, 9 हो, तुम इतने क्वेश्चन अगर ढंग से कर लोगे तो तुम ये चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज भी अपने आप ख़त्म कर दोगे। तो मैं आगे बात करूं उससे पहले मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट्स के कमेंट सेक्शन में जाके 1 to 5 रेटिंग में मेरे को रेट ज़रूर करना। इस वीडियो को रेट करना, तुम्हें कैसा लगा, 5 लगा कि 1 जितना लगा, और अगर पसंद आए 4 और 5 की कैटेगरी में आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, ताकि मुझे हौसला मिले लाइक करने से, और मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं, और शेयर करने से तुम्हारे फ्रेंड्स तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। और अगर तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स ट्यूशन्स में अपने पैसे और अपना टाइम बचाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेक करो मेरी, और वो प्लेलिस्ट में से चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस को फॉलो करो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर अब फिनिश हो चुका है, ये सारा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं, अगर तुमने बहुत अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को समझा होगा, किया होगा, तो ऑब्वियसली तुम ये क्वेश्चन भी, बाकी के जो मेरे छोड़े हुए क्वेश्चन है वो कर लोगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है तुम पे। तो प्रोबेबिलिटी हो गया ख़त्म। अब हम अगले वीडियो में अगले चैप्टर पे मिलेंगे। तब तक इस चैप्टर के लिए बेस्ट ऑफ लक। कमेंट का ज़रूर ध्यान रखना, लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।